आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे हीरो की जिनकी कहानी साहस, त्याग और कह सकते हैं एक अटूट संकल्प की मिसाल है। ये कहानी है उस शख्सियत की जिसे पूरा देश नेताजी कहकर पुकारता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। ये जो नारा है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी आइडियोलॉजी को बस एक लाइन में बता देता है। ये एक नारा नहीं बल्कि एक कसम थी, एक ऐलान था। ये दिखाता है कि बोस के लिए आजादी कोई टेबल पर बैठकर निगोशिएट करने वाली चीज नहीं थी। नहीं, ये तो एक हक था जिसे हर कीमत पर हर हाल में हासिल करना था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस एक फैसले से जिसने सुभाष चंद्र बोस की पूरी जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कटक में पैदा हुए बोस बचपन से ही बहुत तेज और राष्ट्रवादी सोच वाले थे और उन पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का इतना गहरा असर पड़ा कि बस देश सेवा की एक आग सी उनके अंदर हमेशा के लिए जल उठी। जरा सोचिए, उस जमाने की बात है जब ब्रिटिश हुकूमत में कोई बड़ा पद पाना किसी भी भारतीय नौजवान का सबसे बड़ा सपना होता था। तो बोस भी उसी रास्ते पर निकल पड़े और आईसीएस की परीक्षा पास करना, अरे वो तो उस जमाने की सबसे बड़ी बात मानी जाती थी, मतलब बहुत बड़ी बात। और पता है, उन्होंने इसे सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि पूरे एग्जाम में चौथी रैंक हासिल की, 4th। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां नाम था, आराम था, पावर थी, सब कुछ था। लेकिन क्या बोस इन सब के लिए बने थे? नहीं, उनके मन में तो एक अलग ही तूफान चल रहा था। और यही वो कश्मकश थी जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। एक तरफ थी अंग्रेजों की नौकरी का सुनहरा भविष्य और दूसरी तरफ थी अपने ही देश की गुलामी की जंजीरें। उन्हें यह साफ महसूस हो गया था कि वो एक ही वक्त में ब्रिटिश राज और भारत माता दोनों के वफादार नहीं रह सकते। और बस यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। 1921 में उन्होंने उस आईसीएस की नौकरी को एक झटके में ठोकर मार दी। ये थी उनकी विद्रोही खोज की शुरुआत, उनका पहला और सबसे हिम्मत वाला कदम, जहां उन्होंने फूलों की सेठ छोड़कर कांटों भरा रास्ता चुना, अपने देश का रास्ता। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स का रास्ता कोई आसान तो होता नहीं है। यहां टक्कर सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, कई बार तो अपनों से भी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे बोस ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। भारत लौटते ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए और अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और लीडरशिप के दम पर उनका कद मानो तूफान की रफ्तार से बढ़ा। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और फिर 1939 में दोबारा चुने गए। ये उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी का सीधा सीधा सबूत था। और यहीं आकर विचारों का एक टकराव बिल्कुल साफ दिखने लगा। सवाल ये नहीं था कि आजादी चाहिए या नहीं, अरे वो तो सबको चाहिए थी। असली सवाल ये था कि आजादी मिलेगी कैसे। जहां एक तरफ कांग्रेस का ज्यादातर हिस्सा अहिंसा के रास्ते पर यकीन करता था, वहीं बोस का मानना था कि अगर जरूरत पड़ी तो आजादी के लिए हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जब रास्ते अलग होने लगे तो उन्होंने अपना रास्ता बनाने में एक पल की भी देर नहीं की। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। ये एक तरह का ऐलान था कि अब वो किसी के पीछे नहीं बल्कि अपने रास्ते पर चलेंगे। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद सबसे हैरान कर देने वाला है, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा। ये वो चैप्टर है जब बोस ने भारत की आजादी के लिए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने शेर को पिंजरे में डाल दिया है। उन्होंने बोस को कलकत्ता में उनके अपने ही घर में नजरबंद कर दिया। पर वो शायद ये भूल गए थे कि ये नेताजी थे, जिन्हें कोई दीवा, कोई पहरा रोक नहीं सकता था। और फिर 1941 में उन्होंने वो किया जिसे आज इतिहास का सबसे मशहूर ग्रेट एस्केप कहा जाता है। जरा उस सफर की कल्पना करके देखिए। भेष बदलना, देश की सरहदें पार करना, दुश्मनों की नजरों से बचकर निकलना और फिर एक पनडुब्बी में हफ्तों का सफर। ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, ये एक मिशन था। और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए, भारत की आजादी के लिए दुनिया भर से मदद जुटाना। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां नेताजी ने अपनी किस्मत खुद लिखी। लेकिन उस कहानी के आखिरी पन्ने पर आज भी एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा हुआ है। ये कहानी है आजाद हिंद फौज की और नेताजी के रहस्यमयी अंत की। दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचकर उन्होंने बिखरी हुई आजाद हिंद फौज में एक नई जान फूंक दी
उन्होंने सिर्फ एक आर्मी नहीं बनाई, उन्होंने एक सपना खड़ा किया। दिल्ली चलो का नारा दिया, अंडमान निकोबार को आज़ाद कराकर शहीद और स्वराज नाम दिया, और तो और महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि आज़ादी की लड़ाई में औरतें भी किसी से कम नहीं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार के साथ ही आईएनए का मिशन भी रुक गया और फिर आई वो तारीख 18 अगस्त 1945, जब एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ऑफिशियली ये कहा गया कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नेताजी का निधन हो गया। सरकारी फाइलों में तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर क्या सच में सब कुछ यहीं खत्म हो गया था, या फिर सच्चाई के कुछ पन्ने अभी भी कहीं छुपे हुए थे? ये वो सवाल हैं जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजते हैं। क्या वो क्रैश सच में हुआ था, या वो बचकर सोवियत यूनियन चले गए थे? क्या वो वाकई गुमनामी बाबा के भेष में रह रहे थे? आज तक उनकी मौत भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। नेताजी का अंत भले ही एक रहस्य बन गया हो, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस, वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि वो अपने पीछे हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गए। आज का भारत उन्हें सिर्फ याद नहीं करता, बल्कि उनके जज्बे को सलाम भी करता है। उनके जन्मदिन 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस यानी डे ऑफ करेज के तौर पर मनाया जाता है, और दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी वो शानदार मूर्ति हर पल हमें उनके बेमिसाल साहस की याद दिलाती है। और उनकी ये बात, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। उनका मानना साफ था, आज़ादी एक हक है जिसे लड़कर हासिल करना पड़ता है। और यही वो सोच थी जिसने लाखों लोगों को हिम्मत दी। और नेताजी की ये असाधारण कहानी हमें आखिर में इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज़ादी के लिए लड़ने का असली मतलब क्या होता है, और आज हम अपनी इस आज़ादी को कितनी अहमियत